बढ़े इससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। वैसे आपको पता होगा दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी की धमाकेदार वापसी देखने को मिली और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पीएम मोदी बोले कि अब आएगी केग रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अब नई विधानसभा के पहले ही सत्र में रखी जाएगी केग रिपोर्ट और भ्रष्टाचार की होगी जांच। वैसे दोस्तों अभी दिल्ली में जीत के साथ ही देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर एनडीए की गठबंधन की सरकार बन चुकी है। पीएम मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में 8 राज्यों में चुनाव हुए जिनमें 6 राज्यों में एनडीए जीती और आखिरकार दिल्ली में तो 26-27 साल बाद बीजेपी की वापसी देखने को मिली है। अभी हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा की बेहतरीन वापसी देखने को मिली है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी कितने राज्यों में भगवा या यूं कहिएगा कि बीजेपी की सरकार है। लगभग आधे से भी ज्यादा भारत में अभी एनडीए या बीजेपी सत्ता में है। जहां तक बात करें दिल्ली की तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इस बार भाजपा का वोट शेयर आम आदमी पार्टी से 3.5% ज्यादा रहा, लेकिन 26 सीटें ज्यादा जीती है बीजेपी। आपको पता होगा बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की टोटल और स्पष्ट बहुमत के साथ अब दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के कुछ डेटा भी देखिए आप। टोटल 70 सीटें हैं जिनमें से 48 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। वैसे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को केवल 36 सीटें ही चाहिए थी, लेकिन बीजेपी उससे भी 12 सीटें और ज्यादा जीतकर टोटल 48 सीटों पर जीत हासिल की है। और चुनावी नतीजों के बाद कुछ रिपोर्ट्स देखिए आप। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जहां भी प्रचार किया दिल्ली में वो सभी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। टोटल 12 सीटों पर भगवंत मान प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन सभी पर आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कई चर्चित चेहरे, कद्दावर नेता, खुद अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, फाउंडर है, मुख्यमंत्री भी रह चुके दिल्ली के, वो खुद भी 4000 से ज्यादा वोटों से हार गए नई दिल्ली सीट से। और मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा सीट से 675 वोटों से हारे। सत्येंद्र कुमार जैन ये भी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, ये भी 20,000 से भी ज्यादा वोटों से हारे। अवध ओझा सर जो हाल ही में नए आम आदमी पार्टी से जुड़े थे अभी, वो भी 28,000 से ज्यादा वोटों से हारे। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरों में सिर्फ एक ही शख्स ने जीत हासिल की है और वो है आतिशी, जो कि वर्तमान समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। इनकी भी वोटों का जीत का डिफरेंस ज्यादा नहीं रहा, 989 वोटों से ये जीती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतने बुरे नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी को सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर कई तरीकों से ट्रोल किया जा रहा है। देखिए दिल्ली चुनाव पर कुछ टॉप सोशल मीडिया के 10 मीम्स, राहुल का 0, तो वहीं रोज डे के बाद लोटस डे, ओझा सर को माया मिली न राम, इस तरह के सोशल मीडिया पर कई यूजर्स जो है मीम्स बना रहे हैं। और कल जो वैलेंटाइन वीक का प्रपोज डे था तो केजरीवाल के लिए लिख रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ा सनी, प्रपोज डे के दिन पब्लिक ने नकारा। केजरीवाल की हार पर कवि कुमार विश्वास ने भी कहा कि दिल्ली को मुक्ति मिली, निर्लज आदमी के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। सिसोदिया के हारने पर उनकी पत्नी भी रोने लगी। और ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों दिल्ली चुनाव में जीत, जश्न और मायूसी की, जहां एक तरफ भाजपा दफ्तर के बाहर मोदी मोदी के नारे लगे तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यालय सुने सुने रहे। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में गठबंधन में होती तो शायद इंडिया गठबंधन 12 सीटें और जीत जाता, तो हो सकता है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना भी बढ़ जाती। खैर बीजेपी ने केजरीवाल समेत दिल्ली के 26 में से 16 किले ढा दिए हैं। जो दिल्ली के जाट बहुल इलाके थे वहां से सभी की सभी 10 सीटें छीन ली। आम आदमी पार्टी मानो अब बिखर से गई है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बड़ी घोषणाएं की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने बीजेपी की इस जीत को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री बोले कि देश को छल कपट और मूर्खता की राजनीति की जरूरत नहीं है और एक सबसे बड़ा ऐलान किया उन्होंने। दिल्ली में सरकारी नौकरियों को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा का मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली में जीत पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा का उदाहरण दिया और बोले कि बिना पर्ची खर्ची नौकरी नहीं मिलती थी, हम वहां सुशासन लाए और अब दिल्ली में भी ये मॉडल तैयार करेंगे जिससे कि दिल्ली के युवाओं को निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी मिल पाए। ऐसा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय का नारा लगाते हुए की और कहा कि इसे हम दिल्ली की पहचान बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की हार से अन्ना हजारे को पीड़ा से मुक्ति मिली। खैर ये तो चुनावी माहौल चल रहा है, अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर दिल्ली का अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। वैसे आश्चर्य की बात तो ये रही दोस्तों कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी अनाउंस नहीं किया था, उसके बावजूद दिल्ली में अच्छी शानदार जीत देखने को मिली है बीजेपी की। खैर अभी दिल्ली के सीएम यानी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा चल रहे हैं। जहां मोदी का इशारा पूर्वांचल की ओर होगा तो ऐसे में 7 ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली के बादशाह बन सकते हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सत्ता हासिल कर सकते हैं। उन 7 चेहरों में कौन कौन से हैं? एक तो प्रवेश सिंह वर्मा जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा होंगे। दूसरा नाम आ रहा है मनोज तिवारी का जो कि पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है। तीसरा नाम आ रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा का, ये एक मजबूत पंजाबी सिख नेता है। और चौथा नाम आ रहा है स्मृति ईरानी का जो कि महिला और अल्पसंख्यक नेता भी है। पांचवा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी की लहर में भी अपनी सीट पर कमल खिलाया। और छठा नाम आ रहा है मोहन सिंह बिष्ट का जो कि अभी 6ठी बार विधायक बने हैं।
हैं। और सातवां नाम है वीरेंद्र सचदेवा का, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनकी भी संगठन में अच्छी पकड़ है। तो ये 7 ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किए जा सकते हैं। खैर, इन पर आपकी क्या राय है दोस्तों? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, इन 7 में से या और कोई और? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने भी कहा कि लड़ाई अभी जारी रहेगी। दिल्ली में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को करारी हार मिलने पर राहुल गांधी का भी कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। और वैसे अभी दिल्ली में विधानसभा में महिलाओं की संख्या काफी कम हो गई है। 96 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 महिलाएं ही जीत पाई। और दिल्ली के अलावा जो उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुए, तो उसमें भी देखिए अयोध्या की हार का बदला लिया। बीजेपी ने सपा से मिल्कीपुर सीट को छीन लिया है। 61,000 वोटों से सबसे बड़ी जीत हुई यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी की, जबकि सपा प्रत्याशी अपने बूथ पर भी हार गए, है ना। तो ये तो कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, बैंक यूनियनों ने अगले महीने 24 मार्च से 2 दिन तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। 24 और 25 मार्च 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक यूनियनों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो आंदोलन बड़े स्तर पर शुरू हो सकता है। और ये बैंक कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। देख सकते हैं, एक तो प्रमुख मांग है 5 वर्किंग डे सिस्टम लागू किया जाए बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ग्रेच्युटी की सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। ये कुछ प्रमुख मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल की चेतावनी दी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती करने के बाद अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि महंगाई और विकास दर पर सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर काम करेंगे। वहीं भारतीय रुपये की गिरावट के बीच भी आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बाजार तय करता है रुपये की कीमत, रोजाना उतार चढ़ाव से कोई चिंता करने की बात नहीं है। और एसबीआई ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक अगर हमारे देश में महंगाई काबू में रही तो अप्रैल महीने तक ब्याज दरों में एक और कटौती का ऐलान भी कर सकता है रिजर्व बैंक, यानी आम लोगों को महंगे लोन से और राहत मिल सकती है अप्रैल महीने में। ये आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। और दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर भी एक खबर आ रही है कि अभी जो आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, तो इस रेटों में कटौती से विभिन्न क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, खास करके मकान से लेकर वाहनों की बिक्री भी बढ़ेगी। तो रियल एस्टेट मार्केट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आरबीआई ने जो रेपो रेट में कटौती की है, इससे अगर बैंक लोन सस्ते करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाग होम लोन लेंगे, कार लोन लेंगे, तो देश में खपत बढ़ेगी। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी जीडीपी को भी ग्रोथ मिलेगी, है ना। वही देखिए, आरबीआई बोर्ड के साथ वित्त मंत्री की मीटिंग भी हुई। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में दी गई राहत समेत बजट में लिए गए फैसलों की भी जानकारी दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अप्रैल से कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी कटौती कर सकती है। और अप्रैल में बेरोजगारी के मासिक आंकड़े भी जारी होंगे, क्योंकि दोस्तों जो स्मॉल सेविंग स्कीम है ना, छोटी बचत योजनाएं, उनकी ब्याज दरों में पिछले 1 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, मासिक आय खाता योजना वगैरह वगैरह, जो कई सारी पोस्ट ऑफिस और बैंकों की जो छोटी बचत योजनाएं हैं, तो उनमें वित्त मंत्रालय की ओर से अप्रैल महीने में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। ऐसी मामला अभी छत्तीसगढ़ में भी आया है। और वही खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो जीबी सिंड्रोम फैल रहा है, उसके 7 और नए केस आए। अब मरीजों की संख्या बढ़कर 180 हुई। इनमें से 22 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 58 आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है जीबीएस यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम से। और अब तो देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र मुंबई में भी जीबीएस सिंड्रोम का पहला मामला मिल चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के आंकड़े जारी करते हुए सरकार ने कहा कि अगस्त से लेकर अब तक 23 हिंदुओं की जान गई, जबकि 152 मंदिरों पर हमले हुए। सरकार ने लोकसभा में ये आंकड़ों की जानकारी दी। और वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो हाल ही में उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो इस पर भी हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेशी डिप्लोमेट को तलब करते हुए बोला कि हसीना के बयान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने शेख हसीना के बयानों पर जो आपत्ति जताई थी, तो उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह क्लेरिफिकेशन जारी किया। चलिए अगली खबर देखिए, कर्नाटक के बंगलुरु में 15वीं एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। इस सेमिनार में देश की रक्षा तकनीकों पर मंथन होगा। 2 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। वही खबर है, असम सचिवालय के प्रवेश द्वार पर लगाई जाएगी अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। 3-4 दिन तक वो विदेश दौरे पर रहेंगे। और बैंक एफडी पर भी एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। एफडी में निवेश के लिए अब भी बेहतर विकल्प है। केंद्र सरकार ने टीडीएस की सीमा को भी बढ़ा दिया है। दरअसल पैसों के इन्वेस्टमेंट यानी रुपए पैसों के निवेश के लिए बैंक एफडी को एक सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प माना जाता है, राइट। और हाल ही में तो आपको पता होगा, सरकार ने बजट में भी बैंक एफडी के लिए टीडीएस सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। आम व्यक्तियों के लिए ये सीमा 40 से 50,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो अभी भी अगर आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंक एफडी एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। चलिए साइंस न्यूज से अगली बड़ी खबर देखिए आप। वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके बनाया पहला कंगारू का भ्रूण। जैसे इंसानों में मानवों में जो आईवीएफ तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे होते, तो ये तकनीक जानवरों में भी सफल प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा यह अध्ययन किया गया। और खबर है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। इसरो ने सफलतापूर्वक किया क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम इग्निशन परीक्षण। और ये टेस्ट गगनयान मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें इसरो को सफलता मिली है। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शुभांशु शुक्ला भी अंतरिक्ष में लहराएंगे भारत का परचम। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस
स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे ये आईएएफ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, बढ़ती गर्मी पक्षियों के लिए बड़ा खतरा बन रही है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से पक्षियों का जीवन प्रत्याशा 63% तक घट गया है। दुनिया भर में औसत तापमान 1 डिग्री तक बढ़ा है, जो कि पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए बड़ा खतरा है। और भारतीय वैज्ञानिकों की एक शानदार खोज देखिए आप, जड़ से मिटेगा अब टाइफाइड। बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रेनों से बचाएगा ये टीका, एंटीबायोटिक की खपत भी घटेगी। जी हाँ, भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है दोस्तों, दुनिया का पहला टाइफाइड का टीका भारत में बन चुका है। प्राइवेट कंपनियों के लिए जारी आवेदन में आईसीएमआर ने इस टीके के उत्पादन और आगे के परीक्षण को शुरू करने की भी सूचना दी है। टाइफाइड जो कि एक तरह की विशेष बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, जिसमें कई दिनों तक लगातार बुखार आती है। टाइफाइड को अलग अलग लोकल लैंग्वेज में कई जगहों पर निकाला वगैरह ये भी कहते हैं। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि भारत के वैज्ञानिकों ने आखिरकार टाइफाइड का टीका भी विकसित कर लिया है। कई सालों से इसका परीक्षण और प्रयास चल रहा था टीके बनाने का, लेकिन अब जाकर सफलता मिली है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, है ना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहे।